एवरीवन, दिस इज़ फौजिया एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ चल रही होगी। एंड इस टाइम पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेपर 1 में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनसे गारंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पर आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है और उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जिनसे गारंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। तो आपको इस वक्त क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 यूनिट्स के अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 100% क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको देखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 में अपने मार्क्स बूस्ट कर सको। 80+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो। तो 80+ मार्क्स अगर आपको कंफर्म करने हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कि लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक अच्छा जो टीचर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो टीचिंग के स्टाइल हैं, जो अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे डेमोक्रेटिक स्टाइल है, ग्रुप स्टाइल है, तो अलग अलग स्टाइल का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो लर्निंग स्टाइल हैं, इससे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके दिसंबर वाले एग्जाम में, जैसे डीप लर्निंग स्टाइल, सरफेस लर्निंग स्टाइल, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, इम्पल्सिव स्टाइल। इसके अलावा वार्क मॉडल यानी विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक मॉडल। ये जो मॉडल है इससे भी क्वेश्चंस देखे गए। तो जो नए नए लर्निंग के स्टाइल हैं इनको मैं अपनी आने वाली क्लास में भी कवर करने वाली हूँ, उनको आप बिल्कुल कवर कर लेना। उसके साथ ही जो टीचिंग के सॉफ्टवेयर हैं जो कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, एक टीचर यूज़ कर सकता है उनको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए। तो जितने भी टीचिंग लर्निंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप ज़रूर से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या होता है फॉर्मेटिव, क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसके अलावा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये तो आपको करना ही है इवैल्यूएशन सिस्टम में, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनमें कौन सा लर्नर सेंटर्ड मेथड है या फिर कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड है, उसको आपको पता होना ज़रूरी है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्वयं प्रभा, मूक और जो डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं उन सब के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये कब आया, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लाया गया। इसके अलावा जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखे जाते हैं, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। पहले बहुत ईजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते थे, कोई ज़्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं होती थी टीचिंग एप्टीट्यूड को कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का भी। तो जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज़ हैं, उनको भी आपको कवर करना है, जैसे बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है या थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। इसके अलावा जो पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो सारी जो हैं वो आपको कवर करनी है। जो मेन उनका थ्योरी का जो पोर्शन है वो आपको कवर करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जो मेन चीज़ें हैं, जो स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर, विच इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च का मतलब क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स तो पता होना ज़रूरी है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होता है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में क्या डिफरेंस होता है, प्लेजरिज्म कितने टाइप का होता है, लेवल ऑफ प्लेजरिज्म कितने टाइप का होता है, सैम्पलिंग कौन सी होती है, प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें बाकी कौन कौन सी रिसर्चेज आ जाती हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव में आएगी या क्वांटिटेटिव में, एक्सप्लोरेटरी है तो वो क्वालिटेटिव में आएगी या फिर क्वांटिटेटिव में। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बाकी भी सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एक सीक्वेंस से आपको सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जो मेजरमेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, वो भी आपको करने हैं। एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं वो अलग होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं वो अलग होते हैं। इनसे जून एग्जाम में एंड दिसंबर एग्जाम में, दोनों एग्जाम में भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
इसके अलावा आप आईसीटी को कैसे यूज़ कर सकते हो रिसर्च प्रोसेस में, मतलब अपने रिसर्च में आईसीटी को कैसे यूज़ कर सकते हो। अपने डेटा को कलेक्ट करने से पहले आप यूज़ कर सकते हो, या फिर डेटा को कलेक्ट करने के टाइम आप आईसीटी का यूज़ करते हो, या फिर डेटा का जब एनालिसिस आप करते हो तब आप यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए आपको डेली कम से कम एक पैसेज प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो प्रीवियस ईयर पैसेज हैं 2019, 20, 21, 22, 23, 24 जितने भी हैं उनको उठा लीजिए, और रोज़ाना आपको कम से कम एक पैसेज प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को देखने में। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ईजी समझते हो तो कई बार टफ आ जाता है और आपको समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो जितना हो सके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कम से कम एक पैसेज रोज़ाना प्रैक्टिस करना है, और हो सके तो 2 पैसेज डेली प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, 2 पैसेज डेली प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट बहुत ही अच्छा यूनिट है, ईजी यूनिट है। इससे बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है सेंडर, क्या होता है रिसीवर, क्या होता है फीडबैक, क्या होता है मैसेज, क्या होता है चैनल, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच क्या डिफरेंस होता है, बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन में, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, या अदर टाइप के क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। इसके अलावा जो नए कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन उनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो मेटा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल दे देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए ये मेटा कम्युनिकेशन होगा या फैटिक कम्युनिकेशन होगा या क्या होगा। इसके अलावा जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से करा चुकी हूँ, जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग देख लेना, क्योंकि स्टेप्स से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेक्टिव मॉडल क्या होता है, ट्रांजैक्शन मॉडल क्या होता है, ये सारे मॉडल्स, और एरिस्टोटल का मॉडल है तो उसके स्टेप्स क्या हैं, जो मेन मॉडल हैं, लीनियर मॉडल क्या होता है, सर्कुलर मॉडल क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है कम्युनिकेशन का, अगर आपको बेसिक पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। इसके अलावा मास मीडिया में ब्रॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में देखो, अगर आपको मैथ्स से डर भी लगता है, आपको ज़्यादा टफ लगता है मैथ्स, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है इस वक्त। तो आप जो थोड़े से इजी टॉपिक्स हैं ना मैथमेटिकल रीजनिंग में, उनको कवर कर लीजिए। एक ब्लड रिलेशन वाली क्लास मैंने आपकी ली थी, उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया था कि जब भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो आपको बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसके अलावा डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये भी इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, 1-2 वीडियो देख लोगे आप यूट्यूब पर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको करना है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी। उसके अलावा डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और किस तरीके से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, कौन सी होती है मेन डायरेक्शन, कौन सी होती है सब डायरेक्शन, क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, सब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोग समझ चुके हैं। तो ब्लड रिलेशन आप कर लेना, डायरेक्शन आप कर लेना, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आप लोग कर लेना। इसके अलावा जो रेशो का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो आप कर सकते हो। एंड एवरेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ये जो कुछ मेन चीज़ें हैं ना, इतना आप कर लेना मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो बाद में आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया नहीं, वरना मैं हैंडल कर लेता क्वेश्चन को। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स नहीं भी कवर कर सकते तो जितने मैंने आपको बताए हैं बस इतने आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मेरा फेवरेट यूनिट है। इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो लॉजिकल रीजनिंग से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन से, ये आप लिख कर ले लीजिए, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिसंबर एग्जाम की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा है, इसके अलावा जून में भी हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखा गया है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से
हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 शिफ्ट में हो सकता है कि ना पूछा गया हो, लेकिन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, वो आप देख लेना। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए डिडक्टिव का उदाहरण है या फिर इंडक्टिव का उदाहरण है, या कैसे भी मॉडिफाई करके दे सकते हैं। तो आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए डिडक्टिव और इंडक्टिव के बीच। सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझा चुकी हूँ। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। हर बार क्वेश्चंस देखा गया है इन टॉपिक से भी। हेतवा भाषा का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेना। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको ये भी करा सकूँ। इसके अलावा इंडियन लॉजिक हम 90% कवर कर चुके हैं, तो इंडियन लॉजिक आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। टाइप्स ऑफ प्रमाण आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो एक्सेप्टेड प्रमाण हैं, यानी जो अलग अलग इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, उन्होंने किस किस प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। घबराना नहीं है। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लेना। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लेना। जो टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आगे देखते हैं डीआई। डीआई में आपको 1 डीआई रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो 2 कीजिए, लेकिन डीआई प्रैक्टिस से ही आएगा। पाई चार्ट से रिलेटेड डीआई आपको देखने मिलता है एग्जाम में, बार ग्राफ, और अभी हाल ही में मिसिंग नंबर से रिलेटेड डीआई देखने को मिला। तो मिसिंग नंबर वाला डीआई जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से होगा। तो डीआई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए डीआई के। उसके अलावा आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी में आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक्स होते हैं इंटरनेट के, जो जनरल एब्रीविएशंस होती हैं, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा जो बाकी की जो फुल फॉर्म है, मैं काफ़ी सारी फुल फॉर्म आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुकी हूँ। उन सारी फुल फॉर्म को आप देख लेना। जीआईएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, जेपीजी क्या होता है, सब आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो नंबर सिस्टम है, उससे क्वेश्चंस हर बार देखे जाते हैं। ईमेल में आपको पता होना चाहिए कि 2CC और BCC का क्या कॉन्सेप्ट है। सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है, जिसमें रैम और रोम आता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, एंड प्राइमरी में कौन कौन सी आएंगी, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी आएंगी, ये आपको पता होना ज़रूरी है। एंड वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। एंड इसके अलावा जो KB, MB, GB, TB, PB, ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं और इसका जो कन्वर्जन है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आईसीटी में मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं मेमोरी यूनिट्स और उसके कन्वर्जन से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लेना। बाकी चीज़ों में ये होता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आईसीटी में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको नहीं भी आता है ना आईसीटी, तो आप वहाँ पर अपनी थिंकिंग का यूज़ करके उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल शांत माइंड के साथ बैठना है और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार वैसे भी जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन नहीं है। तो क्वेश्चंस बिल्कुल सही से आपको मार्क करना है। जो आप गोला भरोगे उसको बहुत ध्यान से मार्क करना। आप चाहो तो पहले ऐसे करना कि पहले पेंसिल से इस तरीके से, जो गोला भरने के लिए आपको दिया होता है 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो एक ऑप्शन जो आपको चूज़ करना है, वहाँ पर आप पेंसिल से भी कलर कर सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो, कि मैंने चूज़ ये किया है लेकिन बाद में मैं इसको डार्क कर दूंगा पेन से, तो आप पेन के साथ पेंसिल भी ले जा सकते हो, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो गलती से भी। आगे देखते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये आपका ऐसा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स इस यूनिट से रिलेटेड, वो हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ लेक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है, मीजोट्रॉफिक लेक क्या होता है, यूट्रॉफिक लेक क्या होता है, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप लोग एक बार इनको गूगल ज़रूर कर लेना, इन टॉपिक्स को, कि जो टाइप्स ऑफ लेक्स हैं वो कौन कौन से टाइप की होती हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो वेटलैंड हैं, वेटलैंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं कि फ़िलहाल इंडिया में कितने वेटलैंड हैं, तो वो सब आप करंट अफेयर्स में एक बार देख लेना। वेटलैंड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। SDG MDG आपको करना ही है, एक ना एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाता है।
इसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है वो आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। एनवायरनमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं, क्योटो प्रोटोकॉल या बाकी के जो प्रोटोकॉल्स हैं एंड जो लॉज हैं एनवायरनमेंट के, और जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं वो भी आप लोग एक बार देख लेना। ईयर्स की मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो किस किस दिन मनाए जाते हैं, तो वो आप छोटी सी वीडियो भी देख सकते हो एनवायरनमेंट डेज़ के लिए, जैसे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है या फिर अर्थ डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें। G20 समिट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। इसके अलावा एक टॉपिक है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, इससे भी 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी आप लोग देख लेना। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, और अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो। G20 समिट की भी आपको अलग से क्लास मिल जाएगी। लास्ट आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको देखो बहुत वाइड है हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। हायर एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या था, वैदिक एजुकेशन क्या था, मुस्लिम काल कब था, वैदिक काल कब था, बौद्ध काल कब था, वो सारी चीज़ें। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी, नालंदा, तक्षशिला, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ था और वो फ़िलहाल कहाँ पर हैं, बिहार में हैं या फिर पंजाब में हैं, कहाँ पर हैं, तो उनका जो स्थान है वो, और जो उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है स्पेशली, वो आपको पता होना चाहिए एंशिएंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसके अलावा जो एजुकेशन की कमीशन और कमेटी हैं, वो चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, सबसे पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कमीशन एंड कमेटी को। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना तो आपका काम बन जाएगा। कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है तो उसका दूसरा नाम क्या है, या उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, ये चीज़ें। जैसे कि कोठारी कमीशन है तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ना कि कमीशन का नाम, उसका दूसरा नाम और उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये मेन है। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मेन रिकमेंडेशन है, वो आपको पढ़नी है। मैंने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा डिटेल में कमीशंस को नहीं पढ़ा था, जैसे मुदालियर कमीशन है या राधा कृष्ण कमीशन है, तो जो उसकी मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था और उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। कमीशन कमेटी से रिलेटेड ईयर आपको पता होना चाहिए, दूसरा नाम भी आपको पता होना ज़रूरी है। NEP 2020 से इस बार तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए, लेकिन हो सकता है कि जून वाले एग्जाम में आपसे NEP 2020 से क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसकी भी आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, उसकी जो सीक्वेंस है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप अलग अलग जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अलग से ज़रूर अपने पास नोट कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हायर एजुकेशन में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस सेम रिपीट होते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये 2 यूनिट ऐसी हैं जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे, इतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है इन 10 के 10 यूनिट्स को। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं पेपर 1 में। और ये तो आप सभी लोग जानते हो कि पेपर 1 का कितना बड़ा रोल होता है आपका JRF क्वालिफाई कराने में। तो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, और कवर ऑलरेडी कर लिए हैं तो इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। और जो भी लोग UGC नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अपने सारे ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं जल्द ही, सी यू सून, थैंक यू सो मच।